हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज योर द ब्यूटीफुल सा चैनल थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण से फोकस दूरी का सूत्र किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया करूँ। आइए बिना टाइम वेस्ट किए, तो भाई यहाँ पे उत्तल दर्पण, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक उत्तल दर्पण यदि बना ले, एक उत्तल दर्पण क्या कर ले, बना ले। उत्तल दर्पण हमने बनाया, उसके बाद यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर यानी सी, इसके मध्य में क्या होगा, मध्य में यानी बीच में। तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, फोकस होगा। यहाँ पे क्या होगा, पोल यानी कि ध्रुव होगा इस तरह से। तो यहाँ पे यदि कोई वस्तु है, यहाँ पे यदि कोई वस्तु, यदि वस्तु का हम नाम दे दे ओ डैश, यदि नाम दे दे, तो भाई इसका यदि हम लोग प्रतिबिंब बनाए तो एक प्रकाश की किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो कहां से होकर जाएगी, तो लेंस से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन होगा। तो इस तरह से यदि डॉटेड लाइन इस तरह से यदि हम इधर दिखाएं, एक डॉटेड लाइन इधर क्या करें, दिखाए इस तरह से। एक प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से यदि लेकर जाए, तो एक प्रकाश की किरण यदि मान ले, यदि मान ले कि कहां से ले जाए, वक्रता केंद्र से यदि ले जाए प्रकाश की किरण, तो भाई कुछ ऐसे ले जाएंगे। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन इसे दिखला देते हैं। तो यहाँ पे ले गए, तो ये क्या होगा, प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। अपने ही मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो भाई इस तरह से, तो यहाँ पे प्रतिबिंब हम लोगों का क्या मिला ना, तो यहाँ पे देखिए क्या मिला प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख ले आई डैश, जो कि हम लोग का यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब बना, आई डैश बना। अब थोड़ा हम लोग इसमें नाम रख ले। तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे रखते हैं, यानी चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने आगे पढ़ा कि यदि दर्पण से यदि बाई और यदि कोई वस्तु है, बाई और दूरियों को, तो हम लोग किस तरह से लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यानी वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, यू से। तो भाई यहाँ से हमने इसको दूरी को क्या लिया, यू ले लिया। यहाँ से इसकी दूरी को क्या लिया, यू माइनस यू। देखो भाई यहाँ से, उसके बाद प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी यदि हम लोग यहाँ से लें, प्रतिबिंब की दूरी, तो इधर भाई क्या है, बाएं साइड है, यानी कि बाएं साइड था तो इधर माइनस लिया, इधर क्या है, दाहिने साइड, यानी ध्रुव से दाएं साइड। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस लेते हैं हम लोग, प्लस में, तो यहाँ पे क्या होगा, भी से, जो कि हम लोग क्या दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को। यहाँ से यदि हम लोग देखें तो फोकस की दूरी यदि लें, फोकस एफ की दूरी, एफ जो कि फोकस यहाँ पे है, तो इसकी दूरी को हम लोग किससे, एफ से, यानी ये दाएं साइड है, तो दाएं साइड दूरियों को हम लोग क्या लेते हैं, चिन्ह परिपाटी में, जो कि हमने आगे समझाया है कि चिन्ह परिपाटी के द्वारा यदि दाएं पक्ष यानी कि पोल से यदि यानी ध्रुव से दाएं तरफ यदि दूरी ले तो प्लस में ली जाती है, यदि बाएं तरफ ले तो किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। इस तरह से हुआ। यदि क्या करें, यहाँ पे सी है, तो यदि यहाँ पोल से, तो पोल से भाई यहाँ सेंटर है, सेंटर, तो यहाँ पे इसका दूरी क्या, मतलब इसको सेंटर यानी रेडियस, यानी कि वक्रता त्रिज्या, यहाँ से पोल से यानी ध्रुव से और केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हमने लिख दिया आर, किसे लिखे, आर से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे भाई कुछ बात समझ ले, यहाँ पे क्या करें, कुछ बातें समझ ले, यहाँ पे आर कर दिए। तो भाई देखो यहाँ पे एफ, यह एफ मतलब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी की हमने डिफिनीशन बताया है कि ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो एफ, तो मध्य बिंदु यानी ये बीच में है। तो भाई जो रिलेशन होता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, ये वाला आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, आर इक्वल टू 2f, इसका हम लोग यूज करेंगे। भाई ये दूरी यहाँ से ये दोनों बराबर है, तो भाई इसको हम लोग f कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, f, यहाँ से यहाँ तक दूरी को। तो ये दूना क्या है, दूरी क्या है, दोना, तो मतलब कि r का वैल्यू क्या होगा, 2f, 2f के क्या होगा, इक्वल होगा यहाँ पे। तो भाई इस तरह से हम लोग दर्शा लिए फिगर को। अब हम लोग समझेंगे कुछ टर्म है भाई, यहाँ पे हम समझा दिए अगले वीडियो में भी कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, इधर थोड़ा देख लीजिए। यदि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज, तो भाई ये त्रिभुज समरूप कब होंगे, समरूप कब होंगे, तो भाई यदि इस कोण का, यदि यदि त्रिभुज का यदि एक कोण इस कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यदि यह कोण इस कोण के बराबर हो जाए,
यदि यह कोण इस कोण के क्या हो जाए बराबर, तो भाई यदि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है, तीसरा क्या होगा अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण क्या होगा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दो त्रिभुज का समरूप होते हैं। यदि यदि त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या हो, यदि तीनों कोण क्या हो जाए समान हो जाए, तो भाई इस त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, यदि इसका नाम रख ले, इसका नाम रख दे ए, इसका बी, इसका सी, इसमें रख दे पी क्यू आर रख दे। तो भाई एक प्रॉपर्टी होता है कि ए के सामने की भुजा क्या है बीसी, तो इस तरह से बीसी हो गया, और उसके बाद बीसी हो गया, उसके बाद पी के सामने की भुजा देखें तो क्या है क्यू आर, क्यू आर है यहाँ पे इस तरह से। अब बी के सामने की भुजा देखें तो क्या है एसी, एसी अब बटा में एसी, अब क्यू के सामने की भुजा देखें तो क्या है पी आर है। इस तरह से सी के सामने की भुजा देखें तो क्या है ए बी, ए बी है ना, आर के सामने की भुजा देखें तो क्या है पी क्यू है। तो इस तरह से भाई यदि त्रिभुज दो त्रिभुज क्या हो समरूप है, तो इस तरह से उनमें क्या होता है रिलेशन होता है इस तरह से भुजाओं का। तो भाई इस तरह से इसको नोट कर लीजिए करिए, हम अगले वीडियो में बतला दिए आप लोगों को। तब हम लोग चलते हैं इसको क्या करेंगे डिराइव करेंगे, यानी फार्मूला का क्या करेंगे निगमन करेंगे सूत्र का। तब हम चलते हैं भाई, यहाँ पे समझ लें हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ओ ओ डैश सी, एक त्रिभुज का ले लिए ओ ओ डैश सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेनी है, एक त्रिभुज लेनी है आई आई डैश सी, दो त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो भाई देखो इस त्रिभुज का यह कोण कितना का होगा 90 है, इस यह त्रिभुज यदि ले आई आई डैश, तो इस त्रिभुज का हाई कोण, तो ये दोनों कोण क्या हो गए 90 90 हो गए ना। और उसके बाद इस त्रिभुज का दोनों कोण यही है, दोनों कोण यानी कि आई 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 डैश सी और ओ ओ डैश सी का यहीं पे दोनों कोण, तो ये दोनों कोण दोनों क्या होंगे बराबर, तो तीसरा क्या होगा तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, जो कोण होगा तीसरा ये वाला कोण। तो भाई हम त्रिभुज ले रहे हैं ओ ओ डैश सी आई आई डैश सी, ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो देखो भाई ओ त्रिभुज ओ ओ डैश सी सी ओ ओ डैश सी समरूप है, क्या है समरूप, यानी कि इसके तीनों कोण क्या हो गए बराबर समरूप। अब कोण किसके है आई आई डैश सी के, आई आई डैश सी, ये त्रिभुज क्या हो गए दोनों क्या है समरूप। तो इस तरह से हम लोग देखें यदि सामने यदि सी के सामने की भुजा देखें तो इसमें क्या है बड़ा वाला में ओ डैश, हम लिख रहे हैं ओ ओ डैश होगा। इस तरह से सी के सामने की भुजा देखें तो क्या होगा आई आई डैश होगा ना, आई आई डैश हो गया। उसके बाद अब ओ डैश के सामने की भुजा यदि देखें तो ओ डैश के सामने की भुजा क्या है ओ सी, यहाँ से ये बड़ा वाला त्रिभुज ओ सी होगा ना ओ सी अब बटा में। और उसके बाद देखें आई डैश के सामने की भुजा देखें तो क्या होगा आई सी होगा, तो यहाँ से आई सी हम रख लें। तो इस तरह से इसको हम लोग समीकरण नंबर का मान ले एक मान ले, समीकरण नंबर एक। उसके बाद त्रिभुज यदि हम मान लें, यदि एक और हम त्रिभुज ले रहे हैं भाई, एक दो त्रिभुज और, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे डॉट लाइन इस तरह से कर लें, इसका यदि नाम हम लिख दे क्या एन। देखो भाई यहाँ पे दो त्रिभुज ले रहे हैं पी एन एफ व आई आई डैश एफ, ये दो त्रिभुज ले रहे हैं पी एन एफ व आई आई डैश एफ। तो देखो भाई यह त्रिभुज कितना का होगा 90 का, यह एंगल, तो यहाँ भी इसका कोण का होगा 90 का, तो ये दोनों कोण इसके लिए है ना, दोनों कोण दोनों त्रिभुज के लिए है, इससे में तीसरा कोण का होगा अपने इसके आपका होगा बराबर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज क्या है समरूप है, दोनों त्रिभुज को हम लेते हैं क्या कहते हैं त्रिभुज पी एन एफ समरूप है त्रिभुज किसके आई 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 डैश एफ के, ये त्रिभुज क्या है दोनों, ये दोनों अपने में क्या है समरूप है त्रिभुज। तो भाई देखो यहाँ से इसके बाद तो यदि एफ के सामने की भुजा देखे, एफ के सामने की भुजा तो क्या होगा पी एन होगा ना, तो पी एन लिख लें बटा में, एफ के सामने की भुजा यदि इस त्रिभुज में देखे तो क्या होगा आई आई डैश आई आई डैश होगा। उसके बाद देखिए आई आई डैश होगा, यदि एन के सामने की भुजा देखिए एन के सामने की बड़े वाला त्रिभुज में तो क्या होगा पी एफ होगा ना, यहाँ से तो पी एफ बटे, उसके बाद यदि आई डैश के सामने की भुजा देखे तो क्या होगा आई एफ, क्या होगा आई एफ, इस तरह से होगा। एक बात और समझे भाई यहाँ पी एन है, क्या है पी एन
तो भाई देखो यहाँ से इस तरह से क्या बन रहा है, आयत। तो आयत की क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो पीएन किसके बराबर हो, ओ डैश के क्या होगा, बराबर। तो भाई इधर हम लिख दे रहे हैं कुछ, तो पीएन किसके बराबर है, पीएन बराबर ओ डैश के क्या है, बराबर है ये। तो भाई पीएन की जगह पे हम क्या लिख ले, ओ डैश लिख लेना, ओ डैश अब बटा में क्या लिख ले, आई डैश अब बराबर पी एफ बटा में क्या लिख ले, आई एफ लिख ले इसको इस तरह से। इसको यदि हम लोग समीकरण नंबर कितना मान ले, दो, समीकरण नंबर क्या मान ले, दो, दो मान लिए। उसके बाद हम देखो भाई समीकरण एक हुआ समीकरण दो से, तो समीकरण 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 एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से। तो भाई देखिए यहाँ पे इधर क्या है, ओ डैश आई डैश, ओ डैश आई डैश, इधर क्या है इसके, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वल है दोनों साइड। इसको हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं ना। तो हम लिख ले रहे हैं, देखो भाई ओ सी बटा में आई सी, ओ सी बटा में आई सी बराबर, इधर क्या कर ले, पी एफ बटा में क्या लिख ले, आई एफ, पी एफ बटा में आई एफ। इस तरह से हमने लिख दिया इधर। अब भाई समझेंगे कि ओसी का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, फिगर से देखेंगे। तो ओसी का इधर देखिए, ओ है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, तो ओसी के बीच की दूरी क्या है, यानी कि ओ से पी के बीच की दूरी क्या है, माइनस यू, और पी से सी की दूरी क्या है, आर। तो इस तरह से ओसी की दूरी क्या होगा, आर, यानी कि माइनस यू प्लस क्या होगा, आर, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पे दूरियां। तो देखिए ओसी का हम वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या होगा, ओसी का वैल्यू तो क्या होगा कि माइनस यू प्लस आर बटा में आईसी का वैल्यू देखें। भाई आईसी कहाँ है, देख लीजिए, तो यहाँ आईसी है, आईसी है ना। तो उसके बाद देखिए आईसी का यदि वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, यानी पी से और सी की दूरी आर है, ये कैपिटल आर। तो यहाँ से आईसी का वैल्यू निकालें तो वी में से, यहाँ से यानी आईसी वी को यदि हम लोग हटा दें इसमें से, तो क्या होगा, आईसी का वैल्यू आ जाएगा ना। तो आर माइनस क्या हटाएंगे, वी, आर माइनस वी बराबर में। अब पीएफ, तो पीएफ की दूरी देखें भाई, तो पीएफ की दूरी हमने क्या दिखलाया है, यहाँ से एफ, यानी फोकस दूरी है, तो स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एफ बटे आईएफ कहाँ है, देख लीजिए आईएफ, तो यानी कि पीएफ की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी एफ है, आईएफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो पीआई की दूरी क्या है, पीआई की दूरी वी। तो यानी कि हम लोग एफ में से यदि वी को घटा दें तो क्या होगा, ये आई एफ का वैल्यू निकल जाएगा ना, बड़ा में से छोटा को इतने को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए एफ माइनस क्या कर दें हम, एफ माइनस वी, इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद एक बात और समझिए भाई कि r इक्वल टू अभी हम उधर लिखे थे, r इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है। यहाँ पे r इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है, r इक्वल टू कितना होता है, 2f। तो यदि हम लोग इसमें जो जो जहां जहां r है वहां पे क्या लिखे, 2f लिखे। तो इधर देख लीजिए थोड़ा, अरे दूरी कुछ ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे r की जगह पे क्या लिखते हैं, यदि 2f लिख दें तो देखो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे देख लीजिए। तो यदि देखो यहाँ पे यहाँ से देख लीजिए, माइनस यू प्लस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है भाई, तो 2f हम कर लिए ना। तो माइनस यू प्लस कितना 2f बटे में, यहाँ पे आर है तो क्या कर ले, आर की जगह पे 2f माइनस v बराबर में, यहाँ पे क्या f बटा में f माइनस v, ऐसा है। यदि हम लोग तिर्यक क्या कर दें, इसका गुणा कर दें, तिर्यक गुणा करते हैं, देखिए तो भाई इसका माइनस यू प्लस 2f, इधर गुणा करें, इसका गुणा होगा तो f माइनस v, अब बराबर में इधर कर लें तो क्या होगा, तो f का गुणा, तो 2f माइनस v का गुणा किसमें होगा, यानी f का गुणा तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। भाई देखो यहाँ पे
u का गुणा यदि f में करें तो क्या होगा माइनस यू एफ होगा। उसके बाद u का गुणा यदि v में करें तो माइनस में इसका होगा प्लस तो यू भी। और उसके बाद इसका गुणा करें तो 2f का यदि f में गुणा करें तो 2f स्क्वायर होगा ना यहाँ पे 2f स्क्वायर। उसके बाद इसका गुणा 2f का यदि माइनस v में करें तो माइनस 2f v होगा। अब इधर देख लेते हैं, इधर f का गुणा यदि 2f में करें तो 2f का होगा स्क्वायर होगा अब माइनस f v होगा, ऐसा होगा कुछ। तो देखो भाई 2f स्क्वायर दोनों को क्या कर दें कट कर दें, दोनों का है काट देते हैं ना, दोनों तरफ बराबर है तो दोनों कट कैंसिल हो गया। उसके बाद u भी को हम इधर रखते हैं सबको उधर, तो देखो भाई यहाँ से u भी को हम उधर रख लेते हैं इधर रख लेते हैं और सबको उधर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा एफ भी तो है इसको यदि हम उधर ले जाए एफ को क्या करें एफ भी को हम क्या करें यानी कि इसको उधर ले जाए तो क्या होगा प्लस 2f भी, इसको हम क्या ले जाए उधर ले जाए प्लस uf, यानी कि इधर माइनस थे उधर जाएंगे तो क्या होंगे प्लस होंगे। तो देखिए यहाँ पे भाई तो u भी बराबर यहाँ पे क्या है एफ भी 2f भी, देखो भाई एफ बी यहाँ पे माइनस एफ बी है, ये थोड़ा देख लीजिएगा एफ बी क्या है माइनस एफ बी, तो 2f में से यदि माइनस एफ बी कटेगा तो क्या होगा एफ बी बचेगा ना एफ बी बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा एफ बी। अब प्लस क्या है यू एफ है ना। उसके बाद ना यदि इसमें क्या करें सब में ना यू भी एफ से यदि भाग कर दें, सब में इसमें क्या करें सब में यू भी एफ से दोनों साइड क्या करें भाग कर दें। चलो भाई हम कर देते हैं यू वी एफ, इधर भी भाग कर दें इधर भी भाग कर दें यू वी एफ, इसके नीचे भी भाग कर दें यू वी एफ, भाई दोनों साइड क्या कर दिए भाग कर दिए। तो देखिए यहाँ से यू वी से यू वी का होगा कट गया, उसके बाद एफ बी से एफ बी ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद यू एफ है तो यू एफ, यू से यू कटा एफ से एफ कटा, देखिए इधर क्या बचा इधर एफ बचा बहुत, देखिए यहाँ पे बचा का 1 में एफ बराबर में इधर क्या बचा यू बचा तो 1 में यू अब प्लस इधर क्या बचा 1 में v। तो भाई यही क्या होता है फोकस दूरी का सूत्र, 1 में एफ बराबर 1 में यू प्लस 1 में v। तो इस तरह से हम लोग फोकस की दूरी का क्या कर लिए सूत्र का निगमन कर लिए। इसको क्या करिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर ले वीडियो रोक करके इसे नोट कर लिया करिए। तो हम चलते हैं इसके बाद आगे, अब इसके बाद क्या आगे चलेंगे अब हम, तो भाई चलते हैं इसके बाद आगे। भाई बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तब हम लोगों ने उत्तल दर्पण से फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने निकाला, क्या सूत्र हम लोगों ने निकाला इस तरह से। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई क्या पढ़ेंगे देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक बात कुछ समझ लीजिए, एक बात नोट फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने कि 1 में एफ बराबर 1/f/u प्लस 1 में v, यह फार्मूला होता है। तो भाई इसमें हम लोग क्या करेंगे यदि दो हम लोग को दूरियां दी हुई है, दो क्या हम लोग को दो दूरी यानी कि u दिया है v दिया है तो हम लोग को f निकालना होगा, चाहे कोई दो दिया हो f दिया हो u दिया हो तो हम लोग को v निकालना होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे तो हम लोग किस तरह से इसका ज्ञान निकालेंगे। तो भाई देखो यदि ज्ञात राशि का मतलब यदि सवाल हम लोग लगाएंगे, यदि u का मान चाहे v का मान यदि दिया है तो उसको हम लोग चिन्ह के साथ लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे। यानी कि भाई हम लोग जब सवाल लगाएंगे ना चिन्ह परिपाटी के द्वारा तो भाई इसमें ना u v f इसमें यदि मान रखेंगे तो ज्ञात राशि जो सवाल में दिया होगा उसका हम लोग चिन्ह सहित लिखेंगे, चिन्ह लगा के लिखेंगे। यदि अज्ञात राशि
अज्ञात राशि, यानी कि अज्ञात राशि जो हम लोग को निकालना होगा तो चिन्ह सहित मिलेगी हम लोगों को। यानी कि सवाल लगाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह सहित मिलेगी हम लोगों को। हम लोग को नीचे आ जाएगी, नीचे नीचे हम लोग सवाल लगाएंगे तो क्या होगा, उसका उत्तर उसका चिन्ह के सहित आ जाएगा। तो इस तरह से ज्ञात राशि होगी तो चिन्ह सहित में लिखेंगे, अज्ञात राशि होगी तो चिन्ह सहित हम लोग को मिलेंगे। इसमें यदि रखेंगे तो हम लोग, अब हम लोग कुछ बात कर ले इधर, यदि यू का चिन्ह, तो यू का चिन्ह चिन्ह सदैव का रखते हैं, सदैव सदैव किसमें रखेंगे, माइनस में रखेंगे। यानी कि वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण से बाईं ओर, तो हमेशा इसका क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह रखते हैं। उसके बाद यदि भी का मान, यदि भी का चिन्ह का बात कर ले, भी का चिन्ह, तो भाई भी में जो एक होता है आभासी, क्या होता है, आभासी होता है। एक क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक होता है। तो भाई देखिए यहाँ पे यदि भी का मान रखेंगे क्या, आभासी, तो आभासी देखो भाई यहाँ पे यदि आभासी होगा तो किधर होगा, दर्पण के पीछे, यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो भाई वहां पे भी का वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी कि दाएं साइड हो जाएगा, तो किसमें लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब भाई ये क्या होता है, वास्तविक, यानी दर्पण के आगे, यानी कि उल्टा बनता है, तो इसको हम लोग किसमें लेंगे, माइनस में लेंगे, इसको किसमें, माइनस में। अब देख लें एफ की बात कर लें, तो एफ का चिन्ह, यानी एफ फोकस दूरी का चिन्ह, तो भाई देखो यहाँ पे एक होता है अवतल, एक क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखो भाई अवतल, तो अवतल की फोकस दूरी किधर होती है, तो भाई होती है बाएं तरफ, तो इसका दूरी हम लोग किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस में। और उत्तल का फोकस दूरी किधर होता है, तो दाहिने तरफ होता है, तो इसका किस में लेंगे, प्लस में लेंगे हम लोग, प्लस में। भाई इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चिन्हों को रखेंगे। समझ में आई बात है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए भाई, ये जरूरी है आना, सवाल तो आप सही करेंगे, मगर ये गलती हो जाएगा ना तो क्या होगा, पूरा गलती, आपको लगेगा कि सही किया लेकिन सही नहीं रहेगा। इसको नोट कर लीजिए, इसके हिसाब से आप लोग लगाइएगा। अब चलते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला हेडिंग, रेखीय आवर्धन। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि रेखीय आवर्धन। आइए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भाई देख लीजिए इधर, थोड़ा इधर समझ लीजिए। देखो भाई यहाँ पे पहला बात हम लोग समझेंगे कि रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखो भाई इसे हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यानी कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवर्धन को। अब दूसरा बात इधर देख लीजिए कि रेखीय आवर्धन एम बराबर, फार्मूला होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, अब बट्टे में होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज, यानी इसको हम लोग आई कह सकते हैं, इसको लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई यानी ओ, आई से इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट, यानी कि आई बाई ओ। एम बराबर यह क्या होता है, रेखीय आवर्धन का ये फार्मूला इस तरह से होता है, एम बराबर। अब यदि भाई हम लोग रेखीय आवर्धन का यदि हम लोग क्या करें, यहाँ पे परिभाषा बनाए, तो हम लोग क्या बनाएंगे कि अतः किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन। फिजिक्स की भाषा में हम लोग ये बट्टे को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इस तरह से इसका हम लोग क्या कर लें, इसकी हम लोग परिभाषा लिख लें। हम लिखते हैं कि अतः
अतः किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसी को भाई क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इस तरह से भाई क्या हम लोग पढ़े कि m यानी रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। अतः किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका हम लोग भाई एक और बात समझे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट कि रेखीय आवर्धन का मात्रक देखें। तो भाई देखो यहाँ पे मात्रक हम लोग समझे। मात्रक तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई यानी क्या? लेंथ, लंबाई। तो भाई लंबाई का मात्रक हम लोग क्या जानते हैं? क्या होता है? मीटर। यहाँ पे वस्तु की लंबाई यानी ये भी क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो इस तरह से मीटर कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझे हैं कि जो प्रतिबिंब की जो क्या होगा यानी कि रेखीय आवर्धन का जो यानी कि उसका मात्रक, तो मात्रक भाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मात्रक क्या है? इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, इसका मात्रक कुछ नहीं होता है। इस तरह से इस बातों को समझे। उसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट को तरफ देखेंगे। भाई यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा, ये बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट। यानी देखिए m का मान कब 1 हो जाए? m का मान 1 कब होगा? यानी कि m का मान 1 से कम हो जाए। यदि m का मान 1 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो भाई इधर थोड़ा समझ लीजिए, इधर क्या कर ले? समझ ले। देखो भाई m बराबर यदि 1 रखते हैं, m को हम लोग किससे रख रहे हैं? I बटा में O यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई बराबर O बराबर 1। तब I बराबर क्या हो जाएगा? O गुणे 1 यानी I बराबर क्या होगा? O हो जाएगा। तो यानी कि m बराबर 1 यानी रेखीय आवर्धन का मान 1 कब होगा? जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। तो भाई यही है। तो भाई इसमें हम लोग लिखेंगे कुछ बातों को कि प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा? वस्तु की लंबाई के। प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा? वस्तु की लंबाई के। अब भाई देखो यहाँ पे समझिए, यानी प्रतिबिंब यानी हम लोग घरों का जो हम लोग का दर्पण होता है यानी शीशा, तो हम लोग देखते हैं उसमें, तो जितना बड़ा रहता है उतना भी बड़ा उसमें भी क्या करता है? उतना ही बड़ा उसमें प्रतिबिंब बनाता है। तो यानी कि ये प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई यानी रेखीय आवर्धन जब उस दर्पण का क्या हो? 1, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण। m का मान यदि 1 से क्या हो? कम। इधर समझ लीजिए, m का मान यदि कह रहा है कि 1 से क्या हो? m का मान 1 से कह रहा है कि कम। तो भाई देखो यहाँ पे m बराबर होता है I बटा में O यानी कि 1। तो यहाँ पे क्या होगा? I बराबर लेस देन क्या होगा? O। तो यहाँ पे देखिए करे प्रतिबिंब छोटा होगा किससे? वस्तु से। प्रतिबिंब किससे छोटा होगा? वस्तु से। तो ये भाई यहाँ पे हम लोग लिख लें करेक्ट। यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कह रहा है कि छोटा होगा यानी छोटा होगा कह रहा है। हाँ, छोटा होगा किससे? वस्तु की लंबाई से। तो ये भाई ये किस में देखते हैं? तो हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाना सीख रहे थे कि वस्तु की लंबाई से हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई छोटा होता था। तो किसमें हम लोग देखते थे? तो ये भाई होता है उत्तल दर्पण। कुछ और मतलब कि कुछ दर्पण यानी कि अवतल दर्पण में भी कुछ रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे अवतल
अवतल दर्पण में ही कुछ कुछ हम लोग देखते हैं आंशिक रूप से। तो भाई यहाँ पे m कब बड़ा हो जाए एक से, तो भाई देखिए यहाँ पे करें कि m एक से क्या हो जाए बड़ा, यानी कि i बटा में o बराबर यानी कि लेस ग्रेटर देन एक, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बड़ा होगा o से। तो करें प्रतिबिंब की यदि लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई o से क्या हो जाए बड़ा है वस्तु की लंबाई से, तो भाई ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई कह रहा है कि बड़ा हो किससे, वस्तु की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से क्या हो बड़ा। तो भाई किसमें हम लोग को देखने को मिलता है, ये अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में हम लोग को क्या होता है देखने को मिलता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होता था बड़ा बनता था। तो यहाँ भाई इस तरह से हम लोग समझे कि रेखीय आवर्धन क्या है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम लोग इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, अतः किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वह वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी मात्रक इसका कुछ नहीं होता है, m बराबर एक तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। किसमें होता है समतल दर्पण में। m छोटा हो जाए यदि एक से, तो प्रतिबिंब की लंबाई छोटा हो जाए वस्तु की लंबाई से, तो यहाँ पे कौन सा दर्पण होगा उत्तल दर्पण। अब कुछ भागों में देखा जाता है उत्तल दर्पण में भी m का मान कब बड़ा हो जाए एक से, तो कब बड़ा होगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई यदि बड़ा हो जाए वस्तु की लंबाई से, ये किसमें हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया समझा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, इसके आगे चलते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अब आगे चलते हैं आगे, अब हम लोग कुछ इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ और इसके टर्म को जानते हैं। तो भाई अब हम लोग समझेंगे थोड़ा कि रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन का सूत्र के बारे में थोड़ा समझ लें। भाई देखिए इधर थोड़ा, इधर देख लीजिए समझ लीजिए थोड़ा। भाई मान लो एक यदि हमने क्या किया है, एक यदि उत्तल दर्पण ले लिया, यदि हमने यहाँ पे इसका क्या होगा पोल यानी कि ध्रुव, यहाँ पे क्या होगा फोकस, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है सेंटर, यहाँ पे क्या है सेंटर, उसके बाद सेंटर यहाँ पे क्या है यानी कि सी। यहाँ पे मान लीजिए भाई, यहाँ पे मान ले कि एक वस्तु है जिसका नाम हम रख ले ओ डैश, यदि वस्तु की लंबाई मान लेते हैं क्या है h1 है, h1 प्लस h1। तो भाई देखिए निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जानते हैं यानी लंबाई यानी ऊपर की तरफ कह रहा है दर्पण से ऊपर, यानी दर्पण से ऊपर दूरियां क्या होती हैं निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग देखते हैं ना कि इस तरह से होता है। तो ऊपर हम लोग इस पे किसको दर्शाते हैं यानी प्लस वाले टर्म को, किसको प्लस को, और नीचे किसको दर्शाते हैं तो माइनस वाले को हमेशा दर्शा देते हैं। इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति से क्या होता है चिन्ह परिपाटी से हम लोग को समझना है कि जो ऊपर की तरफ होता है प्लस में, नीचे की तरफ होगा क्या होगा दूरियां यानी लंबाइयां, ऊपर की तरफ लंबाई जो होगी क्या होगा यानी कि प्लस में, नीचे की तरफ क्या होगा माइनस में। तो इस तरह से वस्तु की हम लोग लंबाई मान लें h1 यानी कि क्या हो गया h1 हो गया इस तरह से। और उसके बाद हम लोग देखें इसका यदि हम लोग प्रतिबिंब बनाए तो इस तरह से प्रकाश की किरणें क्या हो गई तो किधर से आएगी फोकस से आएगी, आएगी इस तरह से आ गई। एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण यदि हम लोग कहाँ से ले जाए यदि फोकस से ले जाए, तो भाई ये फोकस से ले गए इधर से क्या होगा इधर से आएगा, इसका यदि मान लेना हम आई डैश से प्रतिबिंब यहाँ पे बना, यहाँ पे जहाँ कटा है तो प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो गया बन गया। यदि इसका हम लोग मान ले तो यदि इसका यदि लंबाई मान ले प्रतिबिंब की लंबाई, इसका यदि मान ले -h2, क्या मान ले -h2। अब भाई माइनस क्यों, तो माइनस तभी हम अब आप लोगों को समझाए कि यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने देखा था यानी ऊपर की ओर जो दूरियां लंबाइयां होंगी उसको किसमें लेते हैं प्लस में, और नीचे की तरफ किसमें लेते हैं माइनस में, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई तो -h2, इसकी लंबाई को h1, इसकी लंबाई को -h2, इस तरह से यदि हम लोग ले लिया। अब इधर समझ ले थोड़ा, इधर समझ ले भाई,
यदि हम लोग ओ को क्या करें, यदि ओ को पी से यदि मिला दे, ओ को यदि हमने पी से क्या किया, मिला दिया, यदि इसको भी हम लोग क्या करें, इसको यदि पी से मिला दे, आई को पी से मिला दे, तो भाई देखो कुछ क्या होगा यहाँ पे, भाई देखिए यहाँ पे कुछ दो त्रिभुज बनेंगे, कौन कौन, ओ ओ डैश पी, आई आई डैश पी, दो त्रिभुज इस तरह से बन रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। तो भाई समरूप कैसे है, थोड़ा ये देख ले, तो देखो भाई ये कोण कितना है 90 अंश, तो इसका ये कोण कितना है 90 अंश, है कि नहीं। और दोनों ही त्रिभुज का जो कोण है यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, बराबर है, दोनों का ये क्या है, कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर। और उसके बाद यदि भाई दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरा कोण क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर, ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये कोण क्या कहलाएंगे, समरूप, यदि तीनों कोण क्या हो जाए, बराबर। तो इस तरह से भाई हम लोग देखेंगे ओ ओ डैश पी समरूप है त्रिभुज आई आई डैश पी के। यहाँ भाई हम लिखते हैं त्रिभुज ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी समरूप त्रिभुज है, किसके, आई आई डैश पी के, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। यदि भाई देखिए इधर, यदि पी के सामने की भुजा यदि ले तो क्या होगा, ओ ओ डैश होगा कि नहीं। यदि हम लोग पी के सामने की भुजा यदि इस त्रिभुज में ले तो क्या होगा, आई आई डैश होगा कि नहीं। अब समझिए, अब समझ लीजिए, इधर देख लीजिए भाई, यदि हम लोग ओ डैश के सामने की भुजा लें तो क्या होगा, ओ पी, क्या होगा, ओ पी होगा ना। यदि हम लोग यदि आई के सामने की भुजा लें तो क्या होगा, आई डैश पी, तो आई डैश पी। अब भाई इधर समझ लीजिए थोड़ा, ये वस्तु की क्या है, दूरी, तो पोल से दूरी हम लिख लें, यहाँ पे क्या होगा, माइनस यू होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे इमेज बनाए यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, माइनस बी से। ये भाई सब दूरियां किधर है, यानी कि बाईं तरफ, तो दूरियां बाईं तरफ होती है तो उसको किसमें लिखते हैं, माइनस में। अब समझ लीजिए भाई ओ ओ डैश, तो ओ डैश का मान यहाँ पे क्या लिखे हैं, h1, तो भाई यहाँ पे लिख ले h1, h1 लिख ले ना, हाँ h1 हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद आई आई डैश का मान, आई आई डैश, तो आई आई डैश की लंबाई कितनी है, माइनस h2 हम लिए हैं, माइनस h2 बराबर ओपी, ओपी क्या है, ओपी, तो ओपी से दूरी क्या लिखे हैं, माइनस यू लिखे हैं ना। उसके बाद आई डैश पी, तो आई डैश का है, आई डैश पी, तो इसकी दूरी को हम लोग क्या लिखे हैं, माइनस बी, ये तो कट गया माइनस माइनस, h1 बटा में h2 माइनस h2 बराबर क्या होगा, u बटा में b। यदि भाई हम इसको क्या करें, पलट दें, देखो भाई क्या होगा, h2 बटा में h1, h2 बटा में h1, इस माइनस को हम इधर भेज दे तो क्या होगा, माइनस b बटा में u होगा, होगा ना। उसके बाद भाई इधर समझ ले, h2 क्या है, h2 यहाँ पे h2 बस भाई माइनस दर्शाता है कि वो क्या है, नीचे है ऊपर है, तो माइनस ये नहीं, ये हम लोग को नहीं मतलब। देखो भाई यहाँ पे ना, देखिए h2 क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई है कि नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई है ना, बस इसका हम लोग नाम लिखेंगे, चिन्हों को नहीं लिखेंगे ना। प्रतिबिंब की लंबाई h1 क्या है, h1 तो वस्तु की लंबाई है कि नहीं, वस्तु की लंबाई है यहाँ पे बराबर, अब माइनस v बटा में क्या होगा, u, तो प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं भाई, हम लोग पढ़े हैं रेखीय आवर्धन, तो इसको हम क्या कर दें, कैपिटल M बराबर माइनस v बटा में u। तो इस तरह से भाई ये क्या होता है, ये भी सूत्र होता है क्या, m बराबर ना माइनस v बटा में u। तो देखो भाई यहाँ पे कुछ समझ लीजिए, इधर m बराबर ना, हाँ देखिए ना यहाँ पे m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, अब बटा में क्या हो गया, वस्तु की लंबाई, अब बराबर में क्या हो गया, यानी प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं, आई से, इसको किससे लिखते हैं, ओ से, अब बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा में यू, ये भाई क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इस तरह से प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन का फार्मूला, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, यानी कि बराबर माइनस यू बटा में v, इस तरह से होता है। इसको भाई नोट कर लीजिए,
इसके बाद आगे एक हम लोग नोट पढ़ेंगे कुछ थोड़ा बहुत, उसके बाद इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। अब एक क्या पढ़ेंगे इसी में, नोट, नोट के बारे में समझ ले, थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा इधर। भाई देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब मतलब कितने होते हैं भाई, प्रतिबिंब, तो एक प्रतिबिंब होता है आभासी, क्या होता है, आभासी। एक क्या होता है प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक, एक प्रतिबिंब आभासी हो गया, एक क्या हो गया, वास्तविक। भाई देखो आभासी कब होता है, आभासी, आभासी होता है तो यदि उसका रेखीय आवर्धन निकाले तो क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, तो आभासी है तो आभासी, तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, भाई आभासी है तो क्या ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लस होगा, होगा ना। और उसके बाद वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई भी किधर होगा, ऊपर की तरफ होता है ना इधर, आभासी। देख लीजिए भाई इधर है ऐसे, तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई ऐसे हो गया, प्रतिबिंब कहीं इधर बनता था, इधर इधर बनता है ना, तो ये ऊपर है, ऊपर की लंबाइयों को किसमें लिखते हैं हम लोग, प्लस में दोनों को। तो भाई यहाँ पे रेखीय आवर्धन किसमें होगा, प्लस में होगा। यहाँ पे देख लें वास्तविक में, तो भाई वास्तविक में क्या होता है कि वस्तु किधर होती है, ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब की लंबाई किधर होता है, तो नीचे की तरफ यानी माइनस में, तो इधर माइनस हो गया, क्या हो गया, वस्तु की लंबाई प्लस, तो इन्हें क्या हो जाएगा, माइनस दी, यानी रेखीय आवर्धन इसका प्लस होगा, इसका क्या होगा, माइनस। अब भाई ये समझ लीजिए थोड़ा, यदि मान लें कि m बराबर, मान लीजिए कि -50 दिया है, m बराबर कितना दिया है, -50, तो इससे हम लोग समझेंगे कि माइनस में दिया है रेखीय आवर्धन, तो भाई इससे हम लोग समझेंगे क्या है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। यदि m बराबर कितना दे दे, m बराबर मान लें कि 100 दे दिया, तो भाई इससे हम लोग क्या समझेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है। तो इस तरह से हम लोग ये समझे इसके बारे में, समझे। तो यदि इसको आप नोट कर लीजिए ना, उसके बाद अब यहाँ से जो कि क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से हम क्या किए, अपने टॉपिक को पूरा समाप्त किए, लेक्चर को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो मेरा जिससे कि हौसला बना रहे, आप उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।